ये एक डार्क रियलिटी है इस ग्लैमरस दुनिया की जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। और मेरे लिटरली इतने बाल टूटकर मेरे हाथ में आ गए थे। मैंने सोचा कि ये हो क्या गया है, और आप बार बार इसी ट्रैप में, इसी साइकिल में फंसते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरू के कुछ महीनों में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी लगेंगे, बार बार आपको उनको छूने का मन करेगा, बहुत सारे लोग आपकी बालों की तारीफ भी करेंगे। बट जब 6 या 7 महीने गुजर जाएंगे तब इसकी रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसमें से मुझे सबसे जो गंदा प्रोसीजर लगता है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं कर सकते हो। आप अपने स्कैल्प के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करना चालू करते हो, वहीं से आपके स्कैल्प में से पपड़ियाँ निकलना चालू होगी इस समय पर। सो हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्यार से अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपने लव वंस के साथ रह रहे होंगे। वीडियो का टाइटल और आपको स्टार्टिंग देखकर पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में आज होने वाली है। आज मैंने कोई भी मेकअप नहीं करा है, सिर्फ मैंने एक लिप टिंट लगाया है और जस्ट मैंने मेरे आईब्रोज करे हैं। और हेयर्स की अगर बात करूँ तो ना मैंने कुछ सेटिंग करी है, ना इनको कोम करा है, ना कोई प्रोडक्ट अप्लाई किया है। यही आपको रियलिटी दिखानी थी, इसलिए मैंने जितना पॉसिबल हो सका है उतना ये रॉ रखने का कोशिश करी है। एज यू गाइस कैन सी, यहाँ तक जो है वो मेरे बाल है वो कर्ली हो चुके हैं, क्योंकि मेरे जो हेयर्स है उनका नेचुरल टेक्सचर जो है वो कर्ली है। यही आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि इन जो सारे हम केमिकल ट्रीटमेंट्स को ऑनलाइन देखते हैं या फिर करते हैं, या फिर किसी दोस्त ने करी है इसलिए हमको भी करनी है, ऐसा सोचते हैं। इन सारे लोगों के लिए आज की वीडियो है। और मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करना था, क्योंकि मैंने ये 2 बार करा है, ये ट्रीटमेंट 2 बार ली है। मुझे इसका पर्सनल ओपिनियन शेयर करना था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। एंड without further ado, let's quickly dive into our video. एज आई सेड कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं ये पहले बताना चाहूँगी कि ये ट्रीटमेंट मैंने क्यों ली थी, कब ली थी और कहाँ से ली थी, मुझे कितना कॉस्ट करा था, ये कितने टाइम तक मेरे हेयर्स पर रही थी, मैंने क्या क्या इसके बाद प्रोसीजर फॉलो करी थी, उससे क्या मुझे रिजल्ट्स आए हैं, क्या मुझे साइड इफेक्ट हुए, ये सारा इस वीडियो में आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये ट्रीटमेंट ली क्यों थी? मुझे, जैसा कि आपको पता है, मेरे कर्ली हेयर्स है और मुझे कर्ली हेयर्स ज़्यादा पसंद नहीं थे एक 4 से 5 साल पहले। आज की रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग है उसकी, आगे मैं वो बताऊंगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा हेयर स्मूथनिंग करा था, अगर मुझे पुराने हेयर्स का मेरा फोटो मिल जाता है तो मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन कर दूंगी, आप वो बाल देखो और आप ये बाल देखो। जब मैंने फर्स्ट टाइम, आई गेस लॉकडाउन हुआ था, तब मैंने मेरा फर्स्ट टाइम हेयर स्मूथनिंग कराया था पूना में। और जहाँ पर मैंने दूसरी बार मेरा स्मूथनिंग कराया, जिसका मैंने मेरे इंस्टा पर रील भी अपलोड किया था, वहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने बताई है और वो रील्स भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, यहाँ पर प्ले कर दूंगी मैं। वहाँ पर से मैंने मेरा फर्स्ट टाइम स्मूथनिंग कराया था। जिस पार्लर में, जिस सैलून में मैंने मेरा स्मूथनिंग करा था, उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनने, मतलब जो उनकी सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं उनको, मतलब कुछ भी उनके बारे में मैं गलत बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जो प्रोसीजर करी थी, उन्होंने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया था वो टॉप नॉच था, वो 100 on 100 था। बट उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे नेचुरल हेयर है वो कर्ली है और मेरे हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा घने हेयर थे। लाइक इस शोल्डर से इस शोल्डर तक, और इतना ज़्यादा बाहर आते थे, इतने ज़्यादा मेरे हेवी हेयर्स थे। जब मेरी मॉम मेरे हेयर्स को कोम करती थी, लिटरली उनके शोल्डर में पेन होता था, इतने ज़्यादा घने और हेवी हेयर्स थे मेरे। स्मूथनिंग में एक्चुअली होता क्या है, आपके जो हेयर्स का टेक्सचर होता है वो ब्रेक किया जाता है। मैंने वो ट्रीटमेंट ली। शुरुआत के 8-9 महीने या फिर 10 महीने भी कह लो, मेरे हेयर्स को कुछ भी नहीं हुआ था, लिटरली नो फॉलिंग, कुछ भी नहीं था और पूरा स्ट्रेट थे जैसे मुझे चाहिए था। और एज आई सेड कि मेरे हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा घने थे। सभी लोग मुझे यही पूछते थे कि यार इतने लंबे हेयर है, इतने स्ट्रेट है, इतने ज़्यादा घने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इतने ज़्यादा घने हैं, इतने ज़्यादा हेवी कैसे हैं? ये मेरे नेचुरल हेयर थे जो घने थे, स्मूथनिंग का उससे कोई भी रिलेशन नहीं
नहीं है। सो स्टार्टिंग के 10 महीने ऑलमोस्ट ओके था। जो प्रोडक्ट्स वो प्रेफर करते थे वो ही प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती थी, तो ऐसे मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिखा। उसके बाद रियल जर्नी चालू हो गई। मेरे जो हेयर्स है वो रूट से, मतलब जो हमारा हेयर उगता है वो रूट से उगता है, और वो नेचुरल टेक्सचर जैसा आपका ओरिजिनल हेयर है वैसे टेक्सचर में उगाता है। सो यहाँ से कर्ली हेयर्स आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मेरे हेयर्स तो कर्ली है। फिर वो धीरे 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 करके जैसे हेयर बढ़ते चले गए, और कंडीशन ऐसी हो गई कि हाफ करली और हाफ स्ट्रेट, क्योंकि जो यहाँ से बाल उगा है वो तो करली आएगा, और आपका जो स्मूदनिंग बचा है लाइक दिस वो स्ट्रेट रहेगा। तो हाफ करली और हाफ स्ट्रेट दिखने में ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। सो मैंने सोचा अगेन, आई गेस 2 साल बाद मैंने फिर से स्मूदनिंग करने का डिसीजन लिया। फिर मैं उसी सैलून में गई और वहाँ से स्मूदनिंग करा। पर इस बार जो कंडीशन थी मेरे हेयर्स की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी थी। मेरे हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पतले हो चुके थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो चुका था मेरे हेयर्स पर। और फिर क्या हुआ, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा स्मूदनिंग कराया था, जो मेरा स्मूदनिंग कर रहे थे, ये ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने खुद भी मुझे बताया कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मुझे जो प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ा वो 3 बार यूज़ करना पड़ा है। यूजुअली 1 बार में हो जाता है नॉर्मल लोगों का, बट तुम्हारे हेयर्स के लिए 3 बार मुझे यूज़ करना है प्रोडक्ट। सो यू गाइस कैन रिलेट कि मेरे हेयर्स कितने हेवी थे, कितने ज़्यादा घने थे। सो ये था फर्स्ट टाइम की स्टोरी। नेक्स्ट उसके बाद मैंने 2 साल बाद फिर से स्मूदनिंग कराया, बट इस बार जो मेरा स्मूदनिंग टिका था वो लिटरली 7 से 8 महीने टिका था। इसका रीज़न भी बताती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जो उन्होंने प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट किए थे वो मैंने यूज़ करे थे, तो इसलिए वो 10 महीने तक, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कह सकते, उतना ये टिका था। पर इस बार मैंने क्या किया यार, क्या होता है, मतलब क्या ही होगा अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करती हो तो यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये गलती ये थी कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए थे वो प्रोडक्ट यूज़ ना करके नॉर्मल रेगुलर जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं वो करे थे, ना कि स्मूदनिंग के प्रोडक्ट मैंने यूज़ करने चाहिए थे, वो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं करे। इसका नतीजा ये हुआ कि जो ट्रीटमेंट मेरे हेयर्स पर हुई थी वो ट्रीटमेंट ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्ट नहीं करी, मतलब वो लास्ट ही नहीं करी ज़्यादा जितना मुझे उसे करना चाहिए था, क्योंकि मेरे हेयर्स का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा था टचवुड। पर उन पर भी इसने ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स अलग यूज़ किए थे। सो ये थी बैक स्टोरी। आगे वीडियो में मैं आपके साथ और भी ज़्यादा शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर उन सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने ये ट्रीटमेंट ली है और थोड़े से कंफ्यूज है। सो शुरुआत करते हैं हमारी मेन वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ केमिकल हेयर ट्रीटमेंट। तो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स है मार्केट में जो आप आपके नेचुरल कर्ली वेवी हेयर्स को स्ट्रेट करने के लिए कर सकते हो। सबसे पहले आता है स्मूदनिंग, फिर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, बोटॉक्स और नैनोप्लास्टी और केराटिन। तो ये सारे टाइप्स है जिनको आप यूज करके आपके नेचुरल कर्ली वेवी हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। नैनोप्लास्टी जो है वो अभी मार्केट में फिलहाल नया है, तो ये काफी ट्रेंड में चल रहा है। सो मैंने जो कराया था 2 बार वो था स्मूदनिंग। दोनों ही बार मैंने स्मूदनिंग कराया था, ना केराटिन, ना स्ट्रेटनिंग, ना रिबॉन्डिंग, सिर्फ मैंने स्मूदनिंग करा था। पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट ब्रेकडाउन। तो ये मेजरली 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। पहला होता है कि आप कहाँ से करा रहे हो, कौन सी सिटी से करा रहे हो, और दूसरा होता है कि आपकी हेयर लेंथ। सो मैंने जो कराया था मेरा हेयर स्मूदनिंग 2 बार करा था, वो करा था मैंने पूना से, और मैंने 2-3 सैलून्स में इसकी इंक्वायरी भी करी थी। तो मुझे 2-4 लोगों ने जो था प्राइस एक जैसा ही बताया था, तो उसका ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ पर मैं ऑब्वियसली मेंशन कर दूंगी। सो जो स्मूदनिंग होता है उसके लिए आपको 4000 से लेकर 8000 तक आपको कॉस्ट पड़ सकता है। अगेन ये सिटीज़ पर डिपेंड करता है, तो मैं पूना का जनरली रेट बता रही हूँ। सो मैंने कराया था स्मूदनिंग, और जो मेरा फर्स्ट टाइम मुझे
रिमेंबर नहीं ये कितना खर्चा आया था, बट हाँ 4,000 से लेकर 8,000 तक इसका खर्चा हो सकता है, डिपेंडिंग आपके लेंथ कितनी है। अगर आपकी शोल्डर लेंथ तक हेयर्स हैं तो आपको थोड़े से कम पैसे लगेंगे, बट अगर आपके उसके नीचे थोड़े से हेयर है तो आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं। सभी ट्रीटमेंट्स के लिए यही मैटर करता है कि आपकी हेयर लेंथ कितनी है, उस पर आपका कॉस्ट मैटर करता है, उस पर आपका कॉस्ट डिपेंड रहता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है स्ट्रेटनिंग, जिसका खर्चा आ सकता है 6,000 से लेकर 12,000 तक। अगेन आपके सिटी में मैटर करता है, आपके बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपेंसिव सैलून्स में जाते हो तो उससे भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर हेयर लेंथ एंड जहाँ से आप करवा रहे हो। फिर आता है केराटिन। जो केराटिन होता है वो 3,000 से लेकर 7,000 तक ये हो सकता है। और अगर बोटॉक्स की बात करें तो ये 7,000 से लेकर 12,000 तक इसका कॉस्ट आ सकता है। सो मैंने जो जो ट्रीटमेंट्स है उन सभी का मैंने यहाँ पर ब्रेकडाउन भी लगा दूंगी कि कितना खर्चा आ सकता है आपको। पॉइंट नंबर 3, टाइम रिक्वायर्ड। तो इन सारी प्रोसीजर्स को करने के लिए टाइम लगता कितना है? देखो अगेन ये आपके हेयर लेंथ, आपकी हेयर डेंसिटी पर डिपेंड करता है। सो स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग के लिए जनरली 3 से 6 घंटे लग सकते हैं, और केराटिन और बोटॉक्स के लिए 2 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं। सो इतना आप ध्यान में चलकर ही पकड़ो कि इतना आपको टाइम लगने वाला है। पॉइंट नंबर 4, हाउ लॉन्ग दे लास्ट। मतलब ये हम जो सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं वो कितने टाइम तक हमारे बालों पर रहती है। सो अगर हम स्मूथनिंग की बात करें तो जनरली 6 to 8 मंथ का टाइम पीरियड आप पकड़ के चलो कि इतने टाइम तक आपके हेयर्स पर वो रहेंगे, आपके स्ट्रेट हेयर उतने टाइम तक रहेंगे। बट जब आपके हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट करेगा, न्यू हेयर आएगा, वो कर्ली ही आएगा और जो नीचे वाला है वो आपका स्ट्रेट रहेगा। तो ये दिमाग में पकड़ के चलो कि आपका इतना पीरियड होगा कि आपके स्ट्रेट हेयर रहेंगे, एकदम सिंपल भाषा में बताया जाए तो। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब जो स्ट्रेटनर हमारे हेयर्स पर घुमाया जाता है उसका यूज थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मूथनिंग। तो उसकी वजह से इसका जो ड्यूरेशन रहता है इस पर हेयर्स पर लास्ट करने का वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि होता है 10 मंथ्स to 12 मंथ्स, मतलब 1 साल तक स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट आपके हेयर्स पर रहता है। अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते हो तो और भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट प्रोसीजर है केराटिन। सो केराटिन जो आपके हेयर्स पर रहता है वो 4 से 6 महीने तक आपके हेयर्स पर वो टिक सकता है। और लास्ट में आता है बोटॉक्स, जो कि बहुत कम टाइम के लिए होता है, जो होता है 3 से 5 मंथ के लिए। सो इतना टाइम बेसिकली आपके हेयर्स पर ये ट्रीटमेंट रह सकती है, डिपेंडिंग आप आपके हेयर की केयर कैसे करते हो। और अदर्स फैक्टर भी है जो आपके ट्रीटमेंट को टिकने के लिए हेल्प करते हैं या फिर इफेक्ट करते हैं, वो हम आगे वीडियो में ऑफकोर्स जान लेंगे। पॉइंट नंबर 5, केयर आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये एक मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, इस टॉपिक का, कि केयर इसकी क्या करनी होती है। और सभी लोग, मेजॉरिटी लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं और कहते हैं कि उसका इफेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हुआ वो हुआ, बाल झड़ना चालू हो गए। सो केयर इसका एक मेजर रूट कॉज है गाइज। अगर आप कोई सी भी ट्रीटमेंट करवा लो इनसे, अगर आप केयर नहीं करते हो, सो आप कितनी भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करा लो उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, उसके साइड इफेक्ट ही आपको दिखेंगे। सो केयर करनी क्या होती है? पहले तो आपको सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करने होते हैं, या फिर जो शैम्पू, कंडीशनर, मास्क आपको हेयर ट्रीटमेंट के बाद आपको सजेस्ट किए जाते हैं वो ही आपको यूज करने हैं। नहीं तो कंडीशन ऐसी हो जाती है, अभी भी इस हेयर की आप लेंथ देखो, डेंसिटी देखो, बहुत ज़्यादा हेवी है, करली है, ऑफकोर्स तो हेवी दिखेंगे, बट रियलिटी में मेरे हेयर्स जो है वो थोड़े से घने हैं। और ये देखो, जो मैंने ट्रीटमेंट कराया था उसका नतीजा देखो, कितने ज़्यादा पतले हो चुके हैं, सी। और ये हेयर्स देखो। तो यही डिफरेंस होता है। जो गलतियां मैंने करी है वो गलतियां आप ना करो, इसलिए मैं ये बात डीप में आपको बता रही हूँ कि इस पॉइंट पर मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगी कि अगर आप ये सारी ट्रीटमेंट्स करते हो या फिर आपको जो ट्रीटमेंट पसंद आए वो करते हो, तो प्लीज़ आप ये पकड़ के चलो कि आपको वही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, तभी आपको इस जो मामले में है वो पढ़ना है। अदरवाइज अगर आप ये ट्रीटमेंट ना करो तो भी बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद जो साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं ना वो लिटरली दिमाग हिला देते हैं। ऐसे वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपका पूरा मेंटल हेल्थ उससे डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जनरली हमें
इतना हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्कैल्प इश्यूज देखने की आदत नहीं होती है, क्योंकि हमारे स्कैल्प पर, हमारे हेयर्स पर ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं जो पहले कभी भी हमारे हेयर्स पर, स्कैल्प पर यूज़ नहीं करे होते हैं। उनकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं अगर आप उनकी प्रॉपर केयर ना करो तो। अगर हम बात कर रहे हैं केयर की, तो मुझे ये पॉइंट बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है कि आपको हेयर स्पा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लेना पड़ता है, क्योंकि वो हेयर की जो अपनी कंडीशन रहती है वो मेंटेन रखता है। सो 3 महीने में एक बार इतने टाइम के लिए आपको तो हेयर स्पा करना ही पड़ेगा। मतलब 1 साल में आप 4 बार हेयर स्पा करना ज़रूरी ही होगा आपके लिए। सो ये ध्यान में रख के चलो। दूसरा पॉइंट है जो कि है ऑयलिंग ज़्यादा नहीं कर सकते। इस प्रोसीजर की, इन सारे ट्रीटमेंट्स में से मुझे यही बात सबसे ज़्यादा घटिया लगती है कि आप ऑयलिंग नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न बताती हूँ क्यों। अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो अगेन आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा नेक्स्ट डे या फिर सेम डे, लेकिन आपको हेयर वॉश तो करना पड़ेगा। आप ऑयल को ऐसे ही हेयर्स पर नहीं रख सकते हैं। सो जितना ज़्यादा हम ऑयलिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये वॉश करने पड़ेंगे हेयर, और उतना ही ज़्यादा इस ट्रीटमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है वो रिड्यूस होता जाता है। मतलब नेचुरली जो बोटॉक्स वगैरह जो ट्रीटमेंट्स होती है वो 35 to 40 वॉशेस के बाद फेड आउट होना चालू हो जाती है। मतलब जो आपके हेयर्स का नेचुरल टेक्सचर है उन टेक्सचर में आपके हेयर्स आ जाते हैं। सो अगर आप ऑयलिंग करते हैं, मान लो कि आप वीक में 2 बार ऑयलिंग करते हैं, यानी कि आप 1 मंथ में 8 बार ऑयलिंग करते हो। सो जितना ज़्यादा, मतलब अगर हम पकड़ के चले तो 5 मंथ मैक्सिमम लेकर चलो, 5 मंथ में ही आपके हेयर्स जो है वो नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, वेदर एंड वाटर इफेक्ट्स। सो अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी का एरिया है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के एरिया में अगर आप रहते हो, तो आपके हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी होंगे और बहुत जल्दी फ्रीज होंगे। नेक्स्ट, अगर आपके यहाँ पर हार्ड वाटर आता है, आपके हेयर्स को अगर आप हार्ड वाटर से वॉश करते हो, तो जो ट्रीटमेंट हमने करी है उसकी लाइफ रिड्यूस हो जाती है। मतलब अगर ये ट्रीटमेंट 8 महीने चलने वाली है नॉर्मल वाटर से जब हम हेयर को वॉश करते हैं तब, और अगर आप हार्ड वाटर से वॉश करते हो तो ये 5 महीना, 6 महीना, 4 महीने में आपकी जो ट्रीटमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी और आपके जो नेचुरल हेयर है उसकी तरह आपके हेयर्स लगने लगेंगे। और दूसरा ये कि अगर आप हार्ड वाटर से आपके हेयर को वॉश करते हो तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके हेयर। पॉइंट नंबर 7, एड ऑन इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे इस वीडियो में ऐड करनी थी। वो ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इस ट्रीटमेंट को या फिर इनमें से कौन सी भी ट्रीटमेंट को आप करना अवॉइड कर दो, क्योंकि आपके लिए वो ऑप्शन ही नहीं है, वो आपकी हेल्थ को और भी बिगाड़ सकता है। दूसरा टिप यहाँ पर मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आपके हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, उनका हेयर टेक्सचर जो है वो वीक है, तो आप इन ट्रीटमेंट्स को बिल्कुल भी, मतलब हाथ ही ना लगाओ, उनको अपने हेयर्स पर करना भी मत। पॉइंट नंबर 8, साइड इफ़ेक्ट्स। सो वीडियो के एंड में आ चुके हैं हम और साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। एक तो साइड इफ़ेक्ट जो आपको आंखों देखा है वो ये है, सी कितने ज़्यादा ये पतले हो चुके हैं, और जो दिखता है, लाइक मैं अगर हेयर जो है वो खुले छोड़ देती हूँ तो ये दिखता है गाइस, सी इतना ज़्यादा घटिया दिखता है। लिटरली मैं अभी ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ पर मैं वो पोनी टाई नहीं कर सकती, जहाँ पर मैं मेरे बाल खुले नहीं छोड़ सकती, मुझे सिर्फ टाई करना यही ऑप्शन बचता है। क्योंकि देखो, अगर मैं मेरे हेयर्स की ब्रेड भी बना लेती हूँ तो ये जो हेयर है उनकी ब्रेड जो है वो थोड़ी सी मोटी आती है, क्योंकि कर्ली हेयर जो होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, तो उनकी जो ब्रेड आती है वो बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस हेयर थोड़ी सी मोटी आती है, और ये हेयर इतने पतले लगते हैं। लिटरली मेरे इतने हाथ में इतने स्पेस में मेरे सारे हेयर बैठ जाते हैं। इतना ज़्यादा घटिया इसका साइड इफ़ेक्ट है, जो कि आपके हेयर्स को पतला कर देता है, आपकी स्कैल्प की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जो कि इरिटेशन, इचिंग का कॉज बन सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके जो नेचुरल कर्ली वेवी हेयर का जो टेक्सचर होता है, जो नेचर होता है, उनको ये डैमेज कर देता है। पॉइंट नंबर 9, माय फाइनल थॉट्स। देखो, ये ट्रीटमेंट मैंने इसीलिए कराई थी क्योंकि मुझे मेरे जो नेचुरल कर्ली हेयर्स है उनको मैनेज नहीं करना आता था। लाइक
जो हम नेचुरली फॉलो करते हैं अदर्स हेयर के टाइप के पीपल, जो हम वॉश करते हैं, शैम्पू करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं और बाल सूख जाने के बाद हम उसको कोम करते हैं। तो कर्ली हेयर के लिए थोड़ा अलग रूटीन होता है। बाल जो है आपको नेचुरली जब ड्राई होते हैं या फिर आप डिफ्यूज़र से ड्राई करो तब आपको कोम करना नहीं होता है। आपके हेयर्स जो होते हैं थोड़े से वेट होने पर ही आपको कोम करना होता है। दूसरा, जो शैम्पू एंड कंडीशनर होते हैं वो कर्ली हेयर्स के लिए अलग होते हैं, ये बात मुझे पता नहीं थी। सो मैंने डिसीजन ये लिया कि अगर मुझे ये बार बार करना पड़ रहा है, और कर्ली हेयर का एक ये मेजर कॉज है कि अगर आप आपके बाल सूखने के बाद कोम करते हो तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं लाइक हरमाइनी। सो ऐसा आपको नहीं करना है। ये बात मैंने बहुत लेटली समझ ली है कि कर्ली हेयर्स का रूटीन अलग होता है, उनको अलग से ट्रीट करना पड़ता है। ये रीज़न था कि मैंने ये ट्रीटमेंट करी थी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं कॉम करूं और निकल जाऊं, ऐसा मुझे कुछ चाहिए था, इसलिए मैंने स्मूथनिंग करा था। और वो मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि अभी देखो मेरे हेयर्स की टेक्सचर ये है, हेयर की लेंथ ये है। मेरे पहले जो बाल थे वो मैं उसको इतना मिस करती हूँ कि मेरे क्या बाल थे, लिटरली मैं खुद को बोलती हूँ कि मेरे बाल क्या थे और अब क्या बन गए हैं। इतने ज़्यादा घने मेरे बाल थे और मेरा हेयर फॉल जो है वो लिटरली नाक के बराबर मेरा हेयर फॉल था। और अब ऐसी कंडीशन है जब मैं बालों में हाथ घुमाती हूँ तो बाल निकल आते हैं। इतनी ज़्यादा मेरे हेयर्स की घटिया कंडीशन हो चुकी है। अगर आपको ये सब मालूम है कि हेयर फॉल होगा, स्कैल्प को इचीनेस होगी, हाँ मैं ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकती हूँ, उतना केयर कर सकती हूँ, उतना टाइम है मेरे पास, उतने पेशेंस है मेरे पास, मैं उतना अफोर्ड कर सकती हूँ, तो ही आप इन प्रोसीजर्स की तरफ जाओ। वरना मेरा ओपन ओपिनियन है कि आप ये ट्रीटमेंट्स ना करो, वो टेम्पररी होती है। देखो हम हेयर्स को स्ट्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेट चाहिए, क्योंकि हम ये कर्ली हेयर्स का झंझट नहीं पाल सकते हैं, उतना हमारे पास टाइम नहीं है और ये हम कर भी नहीं सकते हैं, हमें आता भी नहीं है उनकी केयर करना। इसलिए हम स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, केराटिन ये सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। बट अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए ही रहने वाली है तो उनको करने का पॉइंट क्या हुआ। एट द एंड आपके हेयर जो है वो ऐसे ही अगर होने वाले हैं, सो उन ट्रीटमेंट्स को लेकर पैसे इन्वेस्ट करके आपके हेयर को डैमेज करके ये ट्रीटमेंट्स करना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने गलती करी है वो आप गलती ना करो, इसलिए मैं आपको डीप में ये समझा रही हूँ। अगर इन सारी बातों के लिए आप कंफर्टेबल हो, आप ओके हो, माइंडली आपका जो दिमाग है जो कह रहा है कि हाँ ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे ट्रीटमेंट्स मैं कर सकती हूँ, उतने पेशेंस मेरे में है, सो यू कैन गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। अदरवाइज अगर आपको रियलिटी पर ही ट्रस्ट है कि लास्ट में आपके हेयर्स ऐसे होने वाले हैं, सो आप ये ट्रीटमेंट्स ना ही करो तो बेस्ट है। पॉइंट नंबर 10, एक्सेप्टेंस। सो ये पॉइंट मैं इसीलिए ऐड करना चाहूँगी क्योंकि जब मैं मेरे अब हेयर्स मेरे आईने में देखती हूँ कि ये हेयर की कंडीशन है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने ये डिसीजन लिया स्मूथनिंग करने का, वो भी 2 बार। सो आप ये गलती ना करो। आप अपने रियल हेयर्स को एक्सेप्ट करो कि आपके हेयर्स का टेक्सचर ये है, वो है। आप उनकी केयर करो तो आप और भी ज़्यादा अच्छे लगोगे। और अल्टीमेटली हम ये सब कर क्यों रहे, अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बाल स्ट्रेट करती हूँ तो मैं थोड़ा सा और अच्छा दिखूंगी, बट वो टेम्पररी है। अगर आप अपने नेचुरल हेयर को समझो, उनका टेक्सचर समझो, उनकी नीड क्या है समझो, अगर वो जो नीड है वो आप प्रोवाइड कर दो तो लिटरली कोई भी बीट नहीं करेगा आपके कर्ली हेयर्स को। कितने भी स्ट्रेट हो, कितने भी शाइनी हो, कोई भी आपके हेयर्स को बीट नहीं कर सकेगा। क्योंकि एक रियलिटी है गाइज, आप स्ट्रेट हेयर ले लो और आप कर्ली हेयर्स ले लो, कर्ली हेयर्स थोड़े भी होगे ना तो वो बहुत ज़्यादा बाउंसी दिखते हैं। बट फ्लैट हेयर, स्ट्रेट हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट, ऐसा चपटा लुक देते हैं। मैंने मेरे रियल हेयर्स को एक्सेप्ट किया है और फ्यूचर में 99% मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं कभी भी केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो मेरे हेयर्स पर नहीं करूँगी। मेरे नेचुरल कर्ली हेयर्स को इन्हांस करूँगी और ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। आई विश कि बहुत जल्दी ही आप भी ये रियलिटी एक्सेप्ट करो। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको हेल्प मिलती है तो उससे आप एक्सेप्ट कर सको। और इससे बढ़िया मेरे लिए बात कोई नहीं होगी अगर मैं किसी एक का भी माइंडसेट चेंज कर पाऊँ पॉजिटिव वे में।
सो याब गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। जो मेरी सारी बहनें फ्रेंड्स हैं जो इस कंफ्यूजन में थी कि हमें ये ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं, या फिर मैंने ये ट्रीटमेंट किया है सही है या नहीं, इनकी क्या प्रोसीजर है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या केयर है, इन सारे क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट मैंने आंसर दे दिए हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ इंक्वायरीज है इसके बारे में, इस ट्रीटमेंट के बारे में, सो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। सो या गाइज, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, stay healthy, stay safe, and always love yourself. And one more thing, accept yourself.